Hello everyone, welcome to Cappy Novel World. अध्याय 131। लेकिन उनके कपड़े ऐसे थे जैसे मैंने उन्हें पहले कभी पहने नहीं देखा था, फिर भी सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। हर आदमी ने ढीली रेशमी काली पैंट पहनी हुई थी जो टखनों पर पतली होती जा रही थी। उन्होंने कोई कमीज नहीं पहनी थी, लेकिन उनके कंधों पर सोने का कवच था और कलाई पर सोने के कफ थे जो उनकी पूरी बाहों को ढके हुए थे। उनके सिर पर हेलमेट थे जिससे मैं उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। वांग चाओ, लियू वेई, लियू यूजेग और चेन जी हान, मेरे आदमी। और मुझे उनसे पहले से कहीं अधिक जुड़ाव महसूस हुआ। लेकिन जितना अधिक मैंने उन्हें देखा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि वे युद्ध के लिए तैयार थे। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी बाईं भुजा पर कम से कम 4 फीट ऊंची ढाल रखी हुई थी, जबकि उनके दाहिने हाथ में हथियार था। वांग चाओ ने म्यान से बाहर निकली तलवार पकड़ रखी थी और वह लड़ने के लिए तैयार दिख रहा था। उसके हेलमेट के पीछे की आंखें अंधेरे में लाल रंग से चमक रही थीं। लियू वेई के हाथ में एक विशाल दरांती थी, जिसका ब्लेड ही उसकी लंबाई के बराबर प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें चांदी जैसी चमक से दमक रही थीं और मेरी ओर देख रही थीं। लियू यूजेक सबसे शांत था, उसकी आंखें भी सफ़ेद रोशनी से जगमगा रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो वह मुझसे नजरें हटाना ही नहीं चाहता हो, जैसे वही ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि मैं कभी उसकी नज़रों से ओझल न हो सकूं। उसके दाहिने हाथ में धनुष था और पीठ पर तीरों का तरकश टंगा हुआ था। अंत में चेन सी हान गर्व से शान से खड़ा था। उसकी दो चमकती काली आंखें मुझे शिकारी के सामने शिकार की तरह जकड़े हुए थीं। उसके दाहिने हाथ में कुछ नहीं था, हालांकि उसकी कमर पर एक तलवार बंधी हुई थी। मुझे उनकी शांत उपस्थिति का एहसास हो रहा था, मानो वे मुझे अपने पास बुला रहे हों। लेकिन जैसे ही मैं उनकी पुकार का जवाब देने के लिए आगे बढ़ा, वे मुड़कर एक एक करके गायब हो गए और अंत में केवल लियू वेई ही रह गया। वह वहीं खड़ा मुझे ऐसे घूर रहा था मानो सोच रहा हो कि मुझे उसके पास आने में इतना समय क्यों लग रहा है। मैंने और तेज दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहे जितनी भी तेज दौड़ा, चाहे कितनी ही बार ठोकर खाकर गिरा, मैं उस तक नहीं पहुंच सका। फिर वह भी मुड़कर चला गया और मुझे खेत में अकेला छोड़कर गायब हो गया। जहां मुझे पहले खुशी और सुरक्षा का एहसास होता था, वही दृश्य अब विकृत और कुरूप हो गया था, जिससे मैं भयभीत और चिंतित हो गया था। बैंगनी और नीले रंग आपस में इस तरह घुल मिल गए थे मानो किसी पागलखाने का दृश्य हो। मेरी आवाज बैठ जाने तक मैं बार बार लड़कों के नाम चिल्लाती रही और अंधेरा मुझे चारों ओर से घेरता रहा, जब तक कि मैं भी गायब नहीं हो गई। उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे दिमाग में एक आवाज फुसफुसाई, इससे पहले कि सब कुछ अंधेरा हो जाए। मैं बिस्तर पर एकदम सीधा बैठ गया, चारों ओर देखने लगा, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक आवाज, दर्द भरी चीख और दिल दहला देने वाली सिसकी के बीच की हवा में गूंज उठी, जिसे मैं सहन नहीं कर सका और मुझे अपने कानों को हाथों से ढकना पड़ा ताकि आवाज सुनाई न दे। मैं खुद को समेटकर आराम पाने के लिए आगे पीछे हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हो रहा था। चीखों के बीच मेरे दिमाग में एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंज रही थी कि लड़कों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सच नहीं था। मैंने चीख कर जवाब दिया, मेरा गला दर्द से फटा हुआ था। मैंने अपने आदमियों के बिना 2 जन्म गुजारे थे, सिर्फ इसलिए कि मैं तीसरा जन्म नहीं जीना चाहती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं कमजोर थी। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं कुछ भी नहीं थी। या फिर ऐसा हुआ था? क्या आवाज सही थी? इन विचारों के मन में आने से पहले ही मेरे सामने एक जोरदार आवाज गूंजी और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। मैंने अपनी दृष्टि वापस पाने की कोशिश में कुछ बार पलकें झपकाईं, लेकिन शुक्र है कि चीखना बंद हो गया था। कमरे के दरवाजे पर मेरे 3 आदमी खड़े थे, सभी नग्न अवस्था में, हाथों में बंदूकें लिए हुए। वे कमरे में खतरे की तलाश में चारों ओर नजर गड़ाए खड़े थे। केवल 3 को देखकर मैं घबरा गया। वांग चाओ, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज इतनी कर्कश थी कि मेरे होठों से मुश्किल से ही कोई आवाज निकली। अपने चौथे साथी को ढूंढने की हड़बड़ी में मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे किसी ने मजबूत बाहों में जकड़ रखा है। मैंने गहरी सांस ली और जैसे ही वांग चाओ की खुशबू मुझ तक पहुंची, मुझे मानो उसका स्वाद अपनी जीभ पर महसूस होने लगा। उसकी खुशबू ने मेरी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। सपने का दर्द अभी भी ताज़ा था, इसलिए मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा, उन सभी की तरफ देखा। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने चीखने की कोशिश की। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैंने फिर फुसफुसाते हुए कहा, इस बार मैं किसी कठपुतली की तरह टूट गई जिसकी डोर कट गई हो। तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो। फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी।
और मैं जानती थी कि यह सही नहीं था, ये सच नहीं बोल रहा था, मैं जानती थी। मुझे पूरा यकीन था। क्या मैं नहीं जानती थी? क्या ये सही था? क्या मैं उनके बिना कुछ भी नहीं थी? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चकनाचूर हो गई हूँ, मानो कोई क्रिस्टल का फूलदान लापरवाही से ज़मीन पर फेंक दिया गया हो। ऐसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था और न ही मैं दोबारा कभी ऐसा अनुभव करना चाहती थी। मेरी आंखें बेकाबू हो गईं। मैंने अपने साथियों को देखने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। वे फिर से चले जाएंगे, आखिर उन्होंने पहले भी एक बार ऐसा किया था। आवाज फुसफुसाई जैसे मेरे कान में मुझसे बात कर रही हो। वे फिर से चले जाएंगे, आखिर उन्होंने पहले भी ऐसा किया था। मैंने खुद को रोक न पाने के कारण दोहराया। मुझे पता था कि वे मुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर उनके पास कोई विकल्प होता तो। मुझे ये बात अंदर ही अंदर पता थी। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, फुफकारती हुई आवाज आई। इस बार यह आवाज कहीं अधिक प्रसन्नतापूर्ण लग रही थी। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैंने दोहराया, खाली जगह में घूरते हुए, ये चाहते हुए कि वह फुसफुसाती आवाज हावी हो जाए और बस दर्द को दूर कर दे। तुम्हें सबको मार डालना चाहिए, मेरे कान में धीमी सी आवाज फुसफुसाई। वे सब मरने के लायक हैं। फुफकारती हुई आवाज को दोहराने के लिए मेरा मुंह खुल ही रहा था कि तभी मुझे अपने गाल पर कुछ ठंडा और गीला सा महसूस हुआ। चौंककर मैंने अपना सिर हिलाया और सोचने लगी कि आखिर मुझे क्या महसूस हो रहा है। तुम्हें सबको मार डालना चाहिए, ये सब मरने के लायक है। इस बार आदेश और भी जोर से और भी दृढ़ स्वर में आया। और फिर से मुझे कुछ ठंडा और गीला महसूस हुआ, इस बार मेरी गर्दन पर। इस एहसास से ही मैं कांप उठा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे जितना अधिक महसूस करने के लिए मजबूर किया गया, उतना ही कम मैं आवाज पर ध्यान केंद्रित कर पाया। इन सबको मार डालो। इस बार फुफकार इतनी जोर से और बलपूर्वक आई कि मैं हमले के आगे केवल सिहर उठा। हालांकि उस आवाज ने मेरी इंद्रियों को जितना वश में किया, उतना ही उस एहसास ने भी किया। मुझे महसूस हुआ कि कोई गीली और जोरदार चीज मेरे बंद होठों को भेद कर मेरे मुंह में घुस रही है। उसका स्वाद मेरी जीभ और दिमाग में फूट पड़ा। लियू वेई, मैंने अपने घायल गले से फुसफुसाया, उस आदमी की गंध और स्वाद को बिना कोशिश किए ही पहचानते हुए। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं आगे की ओर झुक गई, इससे पहले कि अंधेरा मुझे पूरी तरह से घेर ले। यह क्या बकवास थी? चेन जी हान ने चिल्लाकर पूछा, जब लियू वेई ने ली दाइलू के बेजान शरीर को पकड़ा। पता नहीं, वांग चाओ ने अपने बालों में उंगली फेरते हुए स्वीकार किया। लेकिन हमें पता लगाना होगा, ये कहते हुए वह बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, लियू वेई ने कहा। उनकी शांत उपस्थिति उनके भीतर की उथल पुथल को छुपा रही थी। अभी अभी जो कुछ हुआ था, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। अगर वह जाग गई और हम आसपास नहीं थे, तो पता नहीं क्या हो सकता है। वांग चाओ दहलीज पर एक पल के लिए रुका, फिर अपने कमरे में जमा हुए लोगों की ओर मुड़कर देखा। क्या हम सबके लिए यहाँ पर्याप्त जगह है? उसने चारों ओर देखते हुए और एक भौं उठाकर पूछा। चेन जी हान ने सरसरी तौर पर कमरे का जायजा लिया। थोड़े से बदलाव के साथ हम ये कर सकते हैं, उसने स्वेच्छा से कहा। उसे यह नहीं पता था कि वांग चाओ को अपना कमरा पूरी तरह से सजाना कितना पसंद आएगा। वांग चाओ से मिलने वाले या उनके बारे में सुनने वाले हर व्यक्ति को पता था कि वह अपनी जगह को लेकर कितने सजग थे। या फिर हम इसे मेरे कमरे में ही कर सकते हैं। नहीं, यही सबसे बड़ा कमरा है, वांग चाओ ने कहा। बिस्तर पर लेटी लड़की के अलावा उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसके शरीर में हल्की सी कपकपी हुई जिसे उसने बड़ी मुश्किल से सबसे छिपाने की कोशिश की। उसे जो भी चाहिए वो मिलेगा, उसने कसम खाई। हम कैसे शुरू करें? लियू वेई दाइलू को बैठक कक्ष में ले आया और उसे अपनी बाहों में लिए हुए धीरे से सोफे पर बैठ गया, जबकि बाकी लोग फर्नीचर को इधर उधर कर रहे थे और अन्य गद्दे लाकर एक ऐसा बिस्तर बना रहे थे जो सभी के लेटने के लिए काफी बड़ा हो। उसके माथे पर धीरे से चुंबन करते हुए लियू वेई बार बार खुद को आश्वस्त कर रहा था कि वह उसकी बाहों में सुरक्षित है। सच तो यह है कि उसने किसी भी इंसान के मुंह से ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी और वह ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा दोबारा न हो। आंखें बंद करके उसे बस इतना ही दिखाई दे रहा था कि वांग चाओ उसे बाहों में भरकर चिल्ला रहा था कि वे सब यहीं हैं, वे कहीं नहीं गए, वह उसके लिए सब कुछ है। और फिर भी चीखना जारी था। उन्हें पता था कि यह रात उन सभी को लंबे समय तक परेशान करेगी। शायद एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोना ही सही उपाय था। अगर उसे यही चाहिए था,
तो वह खुशी खुशी ऐसा करने को तैयार था और वह जानता था कि बाकी लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। अध्याय 132। मैं आज सुबह बेहद तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मानसिक और शारीरिक थकान का एहसास पूरी तरह गायब हो गया था और उसकी जगह ऐसा लगा जैसे वांग चाओ ने मुझ पर बिजली गिरा दी हो। मैं ऊर्जा से भर गया था और पूरी तरह तैयार था, और मेरे पास आज के लिए ढेर सारी योजनाएं थीं। मुझे ये समझने में कुछ सेकंड लगे कि मेरी कमर पर जो भारीपन महसूस हो रहा था वह मेरी बाह नहीं थी और मैं सामान्य से कहीं ज्यादा गर्म महसूस कर रही थी। आंखें खोलकर मैंने खुद को लियू वेई की खूबसूरत धूसर आंखों में घूरते हुए पाया। सुप्रभात, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मेरी आवाज किसी फुसफुसाहट से कम नहीं थी। उलझन में मैंने गला साफ करने की कोशिश की और फिर से कहा, सुप्रभात, मैंने दोहराया, लेकिन मेरी आवाज अभी भी कमजोर थी, जैसे मैं चीख रही थी। सुप्रभात प्रियतमा, मेरे सामने खड़े व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए मेरे होठों पर हल्का सा चुंबन किया। उसकी आंखें मेरे चेहरे को ऐसे निहार रही थीं मानो कुछ खोज रही हों, और मैंने देखा कि विचारों में डूबे उसके माथे पर झुर्रियां पड़ गईं। क्या मेरे मुंह से लार टपक रही थी? मैंने थोड़ा संकोच से पूछा और मुंह से लार के निशान मिटाने की कोशिश करते हुए अपना हाथ मुंह पर रख लिया। नहीं, उसने कहा। उसके चेहरे से चिंता गायब हो गई और राहत भरी मुस्कान उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। तुम एकदम परफेक्ट हो, उसने आगे कहा और धीरे से मेरे बालों और गालों को सहलाया। मुझे इस बात की खुशी थी कि नींद में मैंने कुछ अजीब नहीं किया था, लेकिन जब मैंने लियूवी का हाथ अपने चेहरे पर देखा तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर भी मेरी कमर पर रखा हाथ अपनी मूल स्थिति में ही स्थिर था, बल्कि दूसरा हाथ धीरे से मेरे पेट को सहला रहा था। उसकी उंगलियां मेरी नंगी त्वचा पर धीमी गति से गोल गोल घुमा रही थी। सामने खड़े आदमी से नजरें हटाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वांग चाओ मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे। सुप्रभात छोटी बच्ची, उन्होंने नींद से भरी भारी और कर्कश आवाज में कहा। कैसी हो? सच कहूं तो मैंने पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैराथन दौड़ सकती हूँ और मुझे तेज चलने से भी तेज कुछ करने का ख्याल ही बुरा लगता है, मैंने दर्द से कराहते हुए कहा। दर्द से कराहते हुए मैंने अपना गला रगड़ना शुरू कर दिया, शायद इससे कुछ राहत मिल जाए। मेरे गले में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने जोर से पूछा, अपने दोनों ओर खड़े आदमियों की तरफ देखते हुए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मेरी तरफ ध्यान देने लगे। हमने तुम्हें कल रात इतना आनंद दिया कि तुम चीखते चीखते बेहोश हो गए, लियू वेई की दूसरी तरफ से एक आवाज बड़बड़ाई। मैं उलझन में थी और उसने जो कहा उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए लियू वेई की ओर झुकी और देखा कि उसका छोटा भाई पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी बाह उसकी आंखों पर थी और वह पूरी तरह से नग्न था। अपने सामने रखे 8 पैक को घूरना असभ्य था, ये सोचकर मैंने खुद को समझाया और फिर कुछ कहने के लिए सोचने लगी। मजा क्या? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हो सकता है मैं इस सब में नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा सच में होता तो मुझे उम्मीद होती कि सिर्फ मेरा गला ही खराब नहीं होगा। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है, स्वीटनेस? वह आदमी कराहते हुए करवट बदलकर मेरी तरफ देखने लगा। उसने मेरे चेहरे को ठीक वैसे ही गौर से देखा जैसे उसके भाई ने देखा था। उसकी हल्की भूरी आंखों में एक उदासी छा गई जो पहले नहीं थी। हाँ, मैं वांग चाओ से यही कह रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे कल रात मुझ पर बहुत ज्यादा ऊर्जा का संचार हुआ हो और अब मैं पूरी तरह से तरोताजा हूँ। लियू यूजेग ने एक बार फिर मेरी ओर देखा और फिर सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ, तुम्हारी आवाज बहुत खराब लग रही है, उसने बिस्तर से उठते हुए कहा। वांग चाओ की दूसरी तरफ से एक गुर्राती हुई आवाज आई, मेरे लिए भी कुछ ले आओ। करवट बदलते ही मैंने देखा कि चेन ज़ी हान अभी भी पेट के बल आधा सोया हुआ था और सुबह की धूप में उसकी पीठ पर बने जटिल टैटू मानो जीवंत हो उठे थे। खुद ही ले आओ, लियू यूजेग ने बड़बड़ाते हुए कहा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया, जिससे हम चारों वापस अपनी छोटी सी दुनिया में बंद हो गए। चेन ज़ी हान, तुम भी यहाँ हो? मैंने अपनी आवाज में उत्साह छिपाए बिना कहा। मुझे कभी भी चारों लड़कों के साथ एक ही कमरे में जागने का मौका नहीं मिला था और यह मौका मिलना मेरे सपने से भी कहीं बेहतर था। जरूर राजकुमारी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी बाहें तकिए के नीचे मुड़ी हुई थीं और वह खुश लग रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बाकी 3 राजकुमारों के साथ छोड़ सकता हूँ? राजकुमारों को हमारी राजकुमारी की देखभाल करना नहीं आता होगा। उनकी बातों से ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। और मेरा नाइट भी? मैंने शरारती लहजे में पूछा। तभी मुझे लियू वेई ने मेरी गर्दन के पीछे चुंबन दिया। बेशक, चेन ज़ी हान ने इस विचार पर ही उपहास किया कि वह मेरा ख्याल नहीं रख सकता।
मैं केवल सहमति में सिर हिलाती रही, जबकि लियू वेई ने मेरी इंद्रियों पर अपना हमला जारी रखा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। वांग चाओ ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसी तीव्रता से देखता रहा जैसा मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह पहला शब्द बोल पाता, लियू यूजेग एक मग में कुछ गर्म के लिए कमरे में वापस आ गई। नींबू का रस मिला हुआ शहद वाला पानी, उसने कहा, और मेरे वान चाओ और लियू वेई की पकड़ से खुद को छुड़ाने का इंतजार करने लगा। क्या तुमने इसमें बर्फ का टुकड़ा डाला था? चेन जी हान ने पूछा, जो अभी भी पेट के बल लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। बेशक, मैंने इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाला था। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, लियू यूजेग गुर्राया जब मैं किसी तरह उठकर बैठ पाया। मेरी पीठ बिस्तर के पीछे वाली दीवार से टिकी हुई थी। उलझन में, मैंने हाथ बढ़ाकर मग को पकड़ा और पाया कि वास्तव में उसका तापमान एकदम सही था। मैंने कमरे में चारों ओर देखा और कुछ ऐसी चीजें देखी जो मैंने कल रात नहीं देखी थी। जैसे, मुझे पक्का यकीन था कि मैं एक खूबसूरत, पत्रिका में छपने लायक, ग्रे और न्यूट्रल रंगों से सजे बेडरूम में बिस्तर पर सोई थी। लेकिन अब कमरे में कोई फर्नीचर नहीं दिख रहा था, बस 2 किंग साइज के गद्दे जमीन पर एक साथ रखे हुए थे, जिससे एक बड़ा सा बिस्तर बना था जो हम पांचों के लिए काफी बड़ा था। मैंने वांग चाओ की ओर मुड़कर देखा, मेरी भौहें असमंजस से सिकुड़ गईं। क्या मुझसे कल रात कुछ छूट गया? वांग चाओ ने मेरी तरफ देखते हुए भौहें चढ़ाईं, फिर उनका चेहरा भावहीन हो गया। नहीं, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा। इस बात पर हमारी असहमति हो गई थी कि तुम्हारे साथ कौन सो सकता है, इसलिए हमने सोचा कि यह एक बेहतर समझौता है। मैंने सिर हिलाया, मुझे बहुत खुशी थी कि सब कुछ इस तरह से हुआ। शायद इसीलिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैंने चारों आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, जिनकी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। क्योंकि हम सब साथ थे, वे लोग मुझे ऐसे घूरते रहे मानो मेरे दोस्त से रोगाए हों। दोस्तों, सच में, सब ठीक है। तुम लोग मुझे अजीब तरह से देख रहे हो। क्या मैंने कल रात खर्राटे लिए थे या कुछ और? इस बात से बुरी तरह घबराते हुए कि शायद मैंने खर्राटे लिए हो या रात में कुछ और शर्मनाक काम किया हो, मैं उन चारों आदमियों के बीच हुई नजरें नहीं देख पाया। तुम खर्राटे तो नहीं ले रहे थे, लियू वेई ने मेरे हाथों से खाली मग लेते हुए कहा। लेकिन हम में से किसी को भी यकीन नहीं है कि तुम्हें दही या ब्रेड बनाना आता है, मक्खन बनाना तो दूर की बात है। इसलिए हमने सोचा कि तुम इन सब से बचने के लिए हमारे साथ बेवजह समय बिता रहे हो। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे ये सब काम निपटाने की बात तो बिल्कुल ही भूल गई थी, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सारे लड़कों के साथ बिस्तर पर हूँ और दही बनाने में शुरू से आखिर तक 12 मिनट लगते हैं। एक हल्की सी चीख निकालते हुए मैं बिस्तर पर रेंगती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। कितने बजे हैं? मैंने उन आदमियों के बीच देखते हुए पूछा। मुझे कोई अंदाजा नहीं, लियू यूजेग ने आंखें घुमाते हुए कहा। मैं दिन के समय जा रहा हूँ, उसने बाहर सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा। धत तेरे की, मैं उस बेवकूफ़ ईएमपी वाली बात भूल ही गया था। क्या किसी को सोलर पैनल लगाने का तरीका पता है? मैंने यह उम्मीद करते हुए पूछा कि शायद उनमें से किसी एक को तो पता हो। नहीं, वांग चाओ ने स्वीकार किया, लेकिन अगर वे निर्देशों के साथ आते हैं, तो मुझे यकीन है कि हम चारों मिलकर उन्हें समझ लेंगे। मैंने जल्दी से अपने सारे सोलर पैनल, जो अभी भी डिब्बों में ही रखे थे, निकाल लिए और अपने आदमियों की तरफ देखा। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए मैं कमरे से बाहर निकल गई। मजे करो, चिल्लाते हुए मैंने एक स्क्रंची निकाली और अपने बालों को एक अस्त-व्यस्त जूड़े में बांध लिया। कल रात वाले ही पजामे में, लाल ऊनी पैंट और काली सूती टी शर्ट पहने, मैं रसोई में गई और अपना झालरदार 1950 के दशक का अमेरिकी एप्रन निकाल लिया। मैं ये बात पूरी तरह मानती हूँ कि यह थोड़ा अजीब दिखता था, काले और सफ़ेद रंग के पोल्का डॉट वाला एप्रन जिसमें 2 लाल जेबें थीं, किनारों पर लाल झालरें थीं, कमर पर लाल बैग थी और हर जेब पर काले और सफ़ेद रंग के पोल्का डॉट वाले रिबन लगे थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत पसंद थी। पता नहीं क्यों, इसे पहनकर मुझे हमेशा एक साथ प्यारा और काम में लगा हुआ महसूस होता था। जब हम कल यहाँ आए थे, तब से जनरेटर चल रहा था, लेकिन मुझे इतने लंबे समय तक इसे चालू रखना ठीक नहीं लगा। हालांकि मैंने वांग चाओ से इसे बालकनी में बाहर लगाने को कहा था ताकि बंद जगह में गैस न जले, लेकिन अगर सोलर पैनल चालू हो जाते, तो ये हमारे लिए एक दीर्घकालिक और अधिक स्थिर समाधान होता। मैंने अपने कमरे से 1 गैलन ताज़ा दूध निकाला और उसे चूल्हे पर धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। दूध से भरा एक और जार स्टैंड मिक्सर में डाला ताकि उसे मक्खन बनाने के लिए मथा जा सके और मुझे अपनी रोटी बनाने का काम शुरू करने का समय मिल गया। मैंने अपना फ़ोन निकाला, कुछ संगीत चलाया और आटा इधर उधर करते हुए और दूध पर नज़र रखते हुए अपनी ही दुनिया में खो गई।
अध्याय 133। उसे याद नहीं है, लियू वेई ने कहा और वह और बाकी आदमी सोलर पैनलों से भरे बक्से उठाकर सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी से छत पर ले गए। शायद यही बेहतर है, लियू यूजेग ने अपने कंधे पर 4 बक्से संतुलित करते हुए सुझाव दिया। क्या सच में? वांग चाओ ने पूछा, क्योंकि वह भी विशाल सौर पैनलों के 4 बक्से ले जा रहा था, जिन्हें ली दाइलू ने लगाने और स्थापित करने का अनुरोध किया था। मुझे लगता है ऐसा ही है, चेन जी हान ने पीछे से जवाब दिया। जिस तरह से वह हमारा नाम चिल्ला रही थी, हमसे पूछ रही थी कि हम क्यों चले गए। ये सोचकर वह कांप उठा। शायद उसका दिमाग उसे किसी बात से बचा रहा है, उसे याद नहीं आने दे रहा है, उसने आगे कहा। तभी लियू वेई ने छत का दरवाजा खोला। अपना सामान नीचे रखकर उसने अपने सामने की समतल सतह पर नजर डाली। छत बहुत बड़ी थी और एयर कंडीशनर और कुछ वेंट को छोड़कर ली दाइलू द्वारा मांगे गए सभी पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह थी और फिर भी जगह बच जाती। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसे असल में कैसे किया जाए। मुझे लगता है यह अच्छी बात है, लियू वेई ने चुपचाप कहा, बाकी आदमियों को अपने बक्से नीचे रखते हुए देखकर। आज सुबह वह बहुत खुश और उत्साहित लग रही थी, मानो कोई बिल्कुल ही अलग इंसान हो। उस भयानक सपने की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो हम जानते हैं कि कभी नहीं आएगा। कहीं आप लोग उसे छोड़ने की योजना तो नहीं बना रहे हैं? बाकी बचे 3 लोगों ने बस ऐसे घुरघुराहट की जैसे कि यह विचार इतना मूर्खतापूर्ण था कि इस पर विचार करना भी बेकार था। बिल्कुल, लियू वेई ने एक बक्सा खोलकर निर्देश निकालते हुए कहा। अभी इस इमारत में हमारे करीब 300 आदमी मौजूद हैं, उसने अचानक विषय बदलते हुए कहा। इनमें से ज़्यादातर को यहाँ बुलाकर इस काम में मदद लें। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे उससे इतनी दूर रहना भी ठीक नहीं लग रहा। चेन जी हान ने मुड़कर छत से नीचे उतरना शुरू किया। उनका इरादा अपने आदमियों को लाने का था। पिछले कुछ दिनों से वे नौसैनिक अड्डे पर आराम कर रहे थे, इसलिए उनके पास इस परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें ताज़ी रोटी, दही और मक्खन खाने की भी बहुत इच्छा थी। मैंने अभी अभी चॉकलेट चिप कुकीज़ का आखिरी बैच ओवन से निकाला ही था कि अलार्म बज उठा और मुझे बताया कि ब्रेड का दूसरा खमीर उठ चुका है और अब बेक करने के लिए तैयार है। सिंड्रेलास डेड गाने पर सिर हिलाते हुए मैंने जल्दी से कुकीज़ को कुकी शीट से निकालकर ठंडा होने के लिए काउंटरटॉप पर रख दिया। वहाँ द्वीप कब से था? वांग चाओ ने पूछा, जब वह और बाकी 4 आदमी पेंट हाउस में दाखिल हुए। मैंने उन्हें हैरानी से देखा। क्या काम पूरा हो गया? मैंने पूछा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वे 2 घंटे से भी कम समय में उन सभी यूनिटों को स्थापित करने का काम कैसे पूरा कर सकते हैं। नहीं, वांग चाओ ने स्वीकार किया, लेकिन इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि ये द्वीप मेरी रसोई के बीच में कैसे प्रकट हुआ। ये तो बहुत प्यारा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे होठों का दाहिना कोना थोड़ा फड़क रहा था। तुम्हें लगता है कि ये अभी भी तुम्हारी रसोई है? चेन जी हान उस स्टूल पर बैठ गया जिसे मैंने कसाई के ब्लॉक वाले काउंटरटॉप के साथ लंबे किचन आइलैंड पर रखा था। एक कुकी उठाकर उसने एक बाइट ली और आह भरी। अच्छी लगी? मैंने पूछा। मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान बरकरार थी। मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छी चॉकलेट चिप कुकी बना सकता हूँ और मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि ये सबसे बेहतरीन कुकीज़ में से थी। बहुत स्वादिष्ट, उस आदमी ने एक और निवाला लेते हुए फिर से आह भरी। उसकी बात सुनकर लियू यूजेग ने झटपट अपने लिए मुट्ठी भर कुकीज़ उठाई और चेन जी हान के बगल में बैठ गया। मैं उन्हें बच्चों की तरह कुकीज़ के लिए लड़ते देख हंस पड़ा। वांग चाओ और लियू वेई उनके पीछे खड़े थे। दोनों ने अपने हाथ सीने पर रखे हुए थे और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे एहसास हुआ जैसे मैं घर पर हूँ। मैं कल्पना कर सकती थी कि हमारे बच्चे द्वीप पर इधर उधर दौड़ रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं और बाकी बच्चे बड़ों की नज़र न होने पर चुपके से कुकीज़ चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे विचार कहाँ चले गए हैं। मैं वहीं जम गई और वांग चाओ को हैरानी से देखने लगी, ये सोचकर कि क्या उसे पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। चेन जी हान और लियू यूजेग के सिर के ऊपर से मेरी ओर देखते हुए उस आदमी ने कहा, मुझे हमेशा पता होता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे डर था कि बच्चों का ख्याल आते ही वो ज़ॉम्बी हमले से भी जल्दी घर से निकल जाएगा, इसलिए जब वो द्वीप के चारों ओर घूमकर आया और मेरे माथे पर चुंबन दिया तो मैं चौंक गई। मुझे ये विचार पसंद आया, उसने मेरे मन में फुसफुसाया। मुझे लगता है तुम्हारी रोटी ओवन में जाने के लिए तैयार है। उसने काउंटर पर रखे 4 ब्रेड पैन को देखते हुए जोर से कहा। ये समझते हुए कि वह सही कह रहा था, मैंने तुरंत वही करने के लिए रुख किया। लेकिन सच में, मैंने पहले ब्रेड पैन को पहले से गर्म ओवन में रखते हुए कहा,
क्या आप लोगों को मेरे सोलर पैनल नहीं लगाने चाहिए थे ताकि मैं इन सब चीज़ों को जनरेटर से चला सकूं? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अगर आप इतने सारे पुरुषों का इस्तेमाल ही नहीं करने वाले हैं तो उन्हें रखने का क्या फ़ायदा? लियू वेई ने अपने छोटे भाई और दोस्त के बीच बहस के दौरान एक कुकी चुराते हुए पूछा। ध तेरे की, मैं हुआन तियान को और हुआ चान हुआन समेत बाकी आदमियों के बारे में पूरी तरह भूल ही गई थी। यह महसूस करते हुए कि मेरी छोटी सी दुनिया, जिसमें सिर्फ हम पांचों की ही चिंता थी, अब बहुत बड़ी हो गई है, मैंने सोचना शुरू किया कि हमारा अगला कदम क्या होगा। मैंने मक्खन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्टैंड मिक्सर से मिक्सिंग बाउल निकाला, क्योंकि मेरे काउंटर पर अलग अलग कामों के लिए लगभग 5 अलग अलग स्टैंड मिक्सर थे, और छाछ को एक साफ जार में निकालकर फ्रिज में रखने लगी। फिर मैंने एक और बाउल निकाला और मक्खन को साफ करने लगी। मैंने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या करना ज़रूरी है, क्योंकि सच तो यह है कि मैं चाहे जितना भी चाहूँ, शायद अपना सारा समय रसोई में नहीं बिता सकती। मैंने अनमने ढंग से देखा कि मक्खन धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और मैंने उसे सुखाने के लिए एक कागज़ का तौलिया निकाला। ताज़ा मक्खन पर थोड़ा नमक छिड़ककर मैंने उसे गूंथना शुरू किया। सारा काम निपटाने का एकमात्र तरीका यही था कि इस पूरी इमारत को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और फिर सामान लेने बाहर जाया जाए। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ अपने लिए ही सुरक्षित क्षेत्र रखेंगे या इसमें और लोगों को भी शामिल करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस पक्ष की ओर झुक रहा था। मैंने मक्खन का एक छोटा टुकड़ा तोड़कर चखा। यह एकदम सही था, मलाईदार और स्वादिष्ट, बस थोड़ा सा नमक इसके स्वाद को और बढ़ा रहा था। ब्रेक के ओवन से निकलने और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद यह और भी बेहतर लगेगा। मेरे पास पूरी इमारत को बिजली की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त सौर पैनल और बैटरी थी, खासकर बैटरी पूरी तरह चार्ज होने के बाद, लेकिन मैं ये सब मेहनत इसलिए नहीं करना चाहता था कि इसका फ़ायदा बाहरी लोग उठाएं। मैंने मन बना लिया था और मैंने अपनी डबल चॉकलेट मिंट कुकीज़ बनाना शुरू कर दिया, जो एक ठंडी सर्दियों की रात के लिए एकदम सही कुकी थी। तुमने फैसला कर लिया है? वान चाओ ने अपनी तीसरी कुकी का एक टुकड़ा खाते हुए पूछा। हाँ, मैंने सिर हिलाते हुए कहा और सूखे सामान नापने लगी। कल हम इस इमारत से सभी लोगों और सामान को निकालना शुरू करेंगे। यहाँ सामान लाया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग और वितरण किया जाएगा, और फिर लोग अपने रहने का इंतज़ाम खुद कर लेंगे। इस इमारत में इतने अपार्टमेंट होने चाहिए कि हर आदमी को अपना अपार्टमेंट मिल सके और कुछ अतिरिक्त भी। लियू वेई ने फ्रिज की ओर जाते हुए और अपने लिए एक गिलास दूध निकालते हुए हल्की सी बड़बड़ाहट की। मेरे पीछे आकर खड़ा होते हुए उसने मेरे कंधे के ऊपर से मुझे काम करते हुए देखा। और लोग अभी भी यही हैं। मैंने बेकिंग सोडा नापने से नज़रें हटाकर उस आदमी की ओर देखते हुए व्यंग्य से कहा, क्या तुम्हें सच में पूछना ज़रूरी है, या तुम ये बोलकर मुझे बुरा साबित करना चाहते हो? मैंने पूछा। मुझे लोगों को उनके घरों से निकालने में कोई हिचक नहीं थी। उनके रहने के लिए आसपास काफ़ी इमारतें थीं, जो लोग जाना नहीं चाहते थे। खैर, पहला कदम तो बाकी था। हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना था कि हम दोनों एक ही बात पर सहमत हों ताकि हम आपको नाराज न करें। लियू वेई ने मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक छोटा सा चुंबन देते हुए स्पष्ट किया और वापस उस द्वीप की ओर चले गए जहां बाकी लोग थे। जो मिल सके ले लो, कुछ वापस मत दो। मैंने मुस्कुराते हुए स्टैंड मिक्सर चालू कर दिया। चारों व्यक्तियों ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। समान विचारधारा वाले लोगों को ढूंढना हमेशा उन लोगों के साथ काम करने की कोशिश करने से बेहतर होता है जो आपके विचारों और दृष्टिकोणों से सहमत नहीं होते। तो हम कल से शुरू करेंगे, वान चाओ ने अपना दूध का गिलास लेते हुए कहा। मैं आदमियों को बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपकी क्या योजना है? मैं पीनट बटर कुकीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, आपका क्या विचार है? रात के खाने से संबंधित कुछ है क्या? उसने थकी हुई मुस्कान के साथ पूछा। मैंने अपने कमरे से निकाले और एक कोने में छिपाकर रखे दूसरे चूल्हे की ओर इशारा किया। अंदर आलू और गाजर के साथ पॉट रोस्ट पक रहा है। जब ये पक जाएंगे तो मैं इसके साथ खाने के लिए ग्रेवी और यॉर्कशायर पुडिंग बनाऊंगी। मैंने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए कहा। मैं या तो बहुत व्यस्त थी, या बहुत थकी हुई थी, या बहुत परेशान थी, इसलिए रसोई में जाकर अपनी पसंद का खाना नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब सब बदल गया है। सुनने में स्वादिष्ट लग रहा है, चेन ज़ी हान ने कहा। अध्याय 134। फिल्मों में तो दरवाजे के बीचों बीच एक जोरदार लात मारने से ही वह टूट जाता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। इस इमारत के सारे दरवाजे इसका उदाहरण हैं। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ बिगड़ता ही चला गया। हम सुबह जल्दी उठ गए,
और जीवन में दूसरी बार मुझे बिस्तर से उठने में कोई परेशानी नहीं हुई। जल्दी से नाश्ता करने के बाद वान चाओ और लियू यूजेग ने दिन भर की योजनाओं के बारे में बताने के लिए अपनी अपनी टीम के सभी कप्तानों की एक बैठक हमारे यहाँ बुलाई। इस इमारत में 30 मंजिलें और एक तहखाना था, लेकिन वान चाओ के पेंट हाउस ने पूरी ऊपरी मंजिल घेर रखी थी, इसलिए हमारे पास लोगों और सामान की तलाश के लिए केवल 29 मंजिलें और एक तहखाना ही बचा था। हमारे पास मौजूद आदमियों की संख्या को देखते हुए योजना ये थी कि हम 10-10 आदमियों के 30 समूहों में बंट जाएं लगभग, और प्रत्येक समूह एक मंजिल पर तैनात हो जाए। योजना का वह हिस्सा बिल्कुल ठीक ढंग से काम कर गया। लड़कों ने मुझे रसोई में और मिठाई बनाने या हमारे नए घर की सफाई में उनकी मदद करने का विकल्प दिया था। सच कहूं तो मैं पहला विकल्प चुनना चाहूंगी, क्योंकि सच तो यह है कि मैं वही करना चाहती थी, लेकिन अंततः मैंने लड़कों की बात मान ली। हम हुआले यांग और उनकी टीम के साथ थे और 29वीं मंजिल को खाली कराने जा रहे थे। हम सीढ़ियों की एक ही सीढ़ी से आसानी से नीचे उतर गए, लेकिन जैसे ही हमने उस मंजिल तक जाने वाला आग से सुरक्षित दरवाजा खोला, हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और जब मैं कहता हूं कि हम मुसीबत में फंस गए, तो मेरा मतलब है कि हम गोलियों की बौछार की चपेट में आ गए। जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए हुआले यांग ने अपने साथियों की ओर देखा कि कहीं कोई घायल तो नहीं है। मुझे पता था कि मेरे लड़के ठीक हैं, क्योंकि हम पीछे की तरफ थे। शायद नेता होने का यही एक फायदा है। जब सबने रिपोर्ट दी तो पता चला कि हमारे समूह में किसी को चोट नहीं आई थी, बस सब बहुत गुस्से में थे। सच कहूं तो मुझे याद नहीं कि हुआचान हुआ ने कभी इतनी गालियां दी हों, लेकिन फिर भी उसने बाल कुछ गोलियों को अपने शरीर से रोक लिया था, इसलिए अगर गालियां देने का कोई समय था तो वह यही था। ये लोग क्या सोच रहे थे? हद हो गई। उसने अपनी सेमी ऑटोमेटिक कोल्ट कार्बाइन को दोबारा चेक करते हुए धीरे से बुदबुदाया। मुझे पता था कि वह ठीक से काम कर रही थी। उस बंदूक से भी ज्यादा उसे अपने पति से प्यार था, और तब भी अगर इसका मतलब उसके बच्चे को चोट लगना होता तो वह अपने पति को खुद का बचाव करने देती। इस बार हम ज्यादा तैयार थे। हमने प्रवेश द्वार को सुरक्षित कर लिया। टीम के सदस्य अलग अलग होकर दरवाजे के दोनों ओर दीवार के सहारे खड़े हो गए। इससे गोलियों को हम पर लगने के बजाय दूसरी जगह जाने का मौका मिल गया। दरवाजे के पीछे सबसे पहले खड़े झो हुई फैन ने धीरे से दरवाजा खोला, जिससे भारी स्टील उसके और बाहर आने वाली किसी भी चीज के बीच एक अवरोधक का काम कर सके। जैसे ही दरवाजा दूसरी बार खुला, गोलियों की बौछार फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार यह उतनी देर तक नहीं चली। क्या सच में नीचे कोई जिंदा है? मैंने वान चाओ और लियू वेई के बीच खड़े होकर चिल्लाकर पूछा। दीवार से टेक लगाकर मैंने आराम से बैठने की कोशिश की। ये सिलसिला काफी देर तक चल सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये लोग बेवजह गोलियां चलाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, असंतुष्ट आवाज आए, और मैं इसी तरह रहना चाहता हूँ। शानदार योजना, मैंने अपने नाखून देखते हुए उससे सहमति जताई। गोलियां खत्म होने पर आपकी क्या योजना है? मेरी बात पर सन्नाटा छा गया, पर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मेरी तरफ के सभी 15 लोग असाधारण रूप से प्रशिक्षित थे और जो शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते थे, वे भी लड़ाई में अपना बचाव कर सकते थे। कुछ नहीं, मैंने तब कहा जब मेरे दिमाग में गिनती 60 तक पहुंच गई। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ विकल्प दे सकती हूँ, मैंने दीवार से नीचे खिसकते हुए जमीन पर बैठते हुए कहा। मेरे पैर मेरे सामने सीधे थे। पहला विकल्प, मैंने आगे देखते हुए कहना शुरू किया, मानो मैं किसी चीज पर ध्यान ही न दे रहा हूँ। हम तुम्हारे गोलियां खत्म होने का इंतजार करेंगे, फिर अंदर घुसकर तुम्हें मार देंगे और तुम्हारा सारा सामान ले लेंगे। मैंने एक छोटी सी गुलाबी लौ निकाली, इतनी छोटी कि मुश्किल से दिखाई दे रही थी, और उसे जमीन पर रख दिया। मैंने देखा कि वह खुले दरवाजे से ऐसे रेंगती हुई बाहर निकली जैसे कोई सांप अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। विकल्प 2, मैंने चुप्पी छाने पर अपनी बात जारी रखी। आप जो चाहे ले लें और किसी दूसरी इमारत में चले जाएं, आपको अपने पास मौजूद सामान से ही गुजारा करना होगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा विकल्प है। आखिर आप जीवित तो रहेंगे। मुझे यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? असंतुष्ट आवाज करीब आती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन मैं निश्चित नहीं हो सकता था। क्योंकि ये पूरी इमारत मेरी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे चीजें बांटना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अपनी गर्दन चिटकाई। मेरा मन कर रहा था कि हेडफोन लगाऊं और संगीत सुनते हुए चीज केक बनाऊं। मैं तय नहीं कर पा रही थी कि ब्लूबेरी चीज केक बनाऊं या कारमेल वाला। वैसे भी मैं इस गलियारे में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बाहर में जाओ, यह मेरा घर है।
आवाज जोर से चिल्लाई, इस बार निश्चित रूप से करीब। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचते हुए कि काश मैं देख पाता कि मेरी लपटें क्या देख सकती हैं। लेकिन यह विचार ही बेतुका था क्योंकि आग की आंखें तो होती ही नहीं। फिर भी हॉल में आंखें होना अच्छा होता। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई सिर्फ इसकी आवाज़ सुनकर बता सकता है कि यह किस तरह की बंदूक है। मैंने अपने समूह के चारों ओर देखते हुए धीरे से कहा, टाइप 81 असॉल्ट राइफल, जो देश की सैन्य टुकड़ी की पैदल सेना को जारी की गई थी। पिछले 5 सालों से यह पसंदीदा हथियार नहीं रहा है, हुआन तियानकुओ ने कहा। मैंने आंखें घुमाई। बंदूक के दीवाने इस जोड़े को तो बस यही उम्मीद थी कि वे बंदूक की आवाज़ सुनकर ही अलग अलग तरह की बंदूकों को पहचान लेंगे, खासकर तब जब वह आपको मारने की कोशिश कर रही हो। इतना ही नहीं, मैंने कभी किसी ऐसी बंदूक के बारे में सुना भी नहीं था जिसे केवल प्रकार कहा जाता हो। खैर, मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। और यह हम पर कितनी गोलियां चला सकता है? मैंने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा। और जब मैं व्यंग्य कहता हूँ तो मेरा मतलब है कि मेरे प्रश्न में स्पष्ट व्यंग्य झलक रहा था। निर्भर करता है, हुआचान हुआ ने मेरी ओर देखते हुए कहा। चालू, मैंने अपनी गर्दन दाईं ओर घुमाते हुए पूछा। बहुत अच्छी नींद लेने का एक नुकसान यह है कि मैं हमेशा गर्दन में अकड़न के साथ जागता हूँ। उफ, उसके पास कितने राउंड मौजूद हैं? यह जवाब उस शरारती व्यक्ति ने दिया। वह तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी। बस गहरी सांस लो और इसे भूल जाओ। उस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद, मैंने इतनी धीमी आवाज में कहा कि केवल मेरे बगल में फर्श पर बैठी लियुए ही मुझे सुन सकी। और वह रीलोड करने से पहले कितनी गोलियां चला सकता है? मैंने पूछा, ये सोचते हुए कि यही वह सवाल था जो मैंने पहले पूछा था, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था। वह जानकारी गोपनीय है और केवल सैन्य कर्मियों के लिए उपलब्ध है। जवाब आया। बहुत खूब, सेना का अस्तित्व ही खत्म हो गया, लेकिन उसमें मौजूद सैनिक अब भी पहले जैसे ही व्यवहार करते थे। लगता है सैनिक को सेना से तो निकाला जा सकता है, लेकिन सेना को सैनिक से नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर दीवार पर टिका दिया। लोगों से घिरे रहना मुझे अच्छा क्यों लगा, खासकर तब जब उनमें से कुछ लोग ये साफ कर देते हैं कि मैं उनके खास समूह का हिस्सा नहीं बनूंगा क्योंकि मैं दुनिया के अंत से पहले सेना में नहीं था। खैर, इस तरह के विचारों से हम इस मौजूदा संकट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम बहुत चुप हो, मैंने हॉल में चिल्लाते हुए कहा। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे उसकी चुनौती पसंद आ रही है या नहीं, लेकिन जैसे ही मेरे विचार कहीं और जाने वाले थे, मैंने एक आवाज़ सुनी। हमारे नीचे सीढ़ियों पर हल्की सी खड़खड़ाहट। अरे, तुम्हें नहीं लगा था कि यह काम करेगा, है ना? मैंने पूछा। मेरा सिर एक तरफ झुका हुआ था और मेरी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। छोड़ो, जब तक मौका है, मजे कर ही लेते हैं। हे राजकुमार, हमारे नीचे से कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, मैंने मन ही मन वांचाओं से कहा और अपना सिर उस सीढ़ी की ओर झुकाया जहां मैं बैठी थी। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ झटपट इशारों में हमारे समूह के लगभग आधे लोग अलग हो गए, जिनका नेतृत्व हुआ लियान कर रहा था क्योंकि उसका उपकप्तान अभी भी दरवाजा पकड़े हुए था। आप सैनिक हैं, मैंने अचानक कहा, ताकि शोर मचाकर यह बात छुपा सकूं कि हमारे सैनिक इधर उधर जा रहे हैं। क्या संयोग है, क्या आप बेस पर काम करते थे? मेरे इस आखिरी बयान पर सन्नाटा छा गया, तो मैंने हल्की सी हंसी हंस दी। मुझे लगता है कि तुम्हें मनोवैज्ञानिक युद्ध से निपटने का प्रशिक्षण मिला होगा, मैंने गलियारे की कालीन पर पड़ी अपनी गुलाबी लौ के बारे में सोचते हुए कहा। अगर तुम उसे हमला करते हुए देख सको तो उससे ज्यादा मत चलाना, मैंने अपनी लौ से कहा, उसमें अपनी इच्छा शक्ति भरने की कोशिश करते हुए। मैं जानती थी कि मेरी ज्वालाएं मेरी भावनाओं को समझ सकती हैं और वे सामान्य नहीं थीं, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश कर सकती थी। बहुत बुरा हुआ कि उन्होंने तुम्हें मुझसे निपटने का तरीका नहीं सिखाया। अध्याय 135। मेरा मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पागल हूं या कुछ और, बस थोड़ा सा दिमागी तौर पर अस्थिर हूं, मैंने 29वीं मंजिल के गलियारे में खड़े उस रहस्यमय शूटर से कहा। मुझे उम्मीद थी कि बाकी टीमें हमसे बेहतर स्थिति में होंगी, लेकिन इस इमारत में हमारे अलावा और भी सैन्यकर्मी होने की क्या संभावना थी? यह उचित नहीं था। चलो, मैंने अपनी गुलाबी लौ से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन थोड़ा अटपटा, प्यारे और दुलारे अंदाज में, सीरियल किलर वाले अंदाज में नहीं, वादा करती हूँ, मैंने जोर से कहा। मैं चीख पुकार शुरू होने का इंतजार कर रही थी ताकि मुझे पता चल सके कि हम उस व्यक्ति से कब मिल सकते हैं जिसने मेरा इतना समय ले लिया है। और उसके दोस्तों की तो बात ही छोड़ो, लेकिन फिर भी
मैंने सैनिकों को शायद ही कभी अपने साथी के बिना कहीं जाते देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे +1 वाली रणनीति अपनानी पड़ेगी। अगर आप एक को देखते हैं तो हमेशा मान लें कि कम से कम एक और आसपास है। 1 2 3 4.5 ये रहा। मेरी गुलाबी लौ ने अपना निशाना साधते ही हॉलवे और सीढ़ियों में एक तीखी चीख गूंज उठी। उठकर मैंने अपने कपड़े झाड़े और उस रेलिंग की ओर चल पड़ी जो हॉल को सीढ़ियों से अलग करती थी। मेरा सुझाव है कि आप जल्दी करें और जो भी काम आपको करना था उसे पूरा करें। हॉलवे में जो चीज़ ध्यान भटका रही है वह इस समय जल रही है, और अगर हम इस मीटिंग को जितना लंबा खींचेंगे यह उतना ही बदतर होता जाएगा। मैंने उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहा जो मुझे पता था कि सीढ़ियों में हमें चौंकाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बात सुनकर सन्नाटा छा गया। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा और खुले दरवाजे से होते हुए उस गलियारे में चला गया जहां मेरी प्रेमिका मेरा इंतजार कर रही थी। चेन जी हान की गुर्राहट सुनकर मैं उसकी ओर दौड़ी। ऐसा मत करो राजकुमारी, उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, जिससे मेरा दिमाग उन दिशाओं में घूमने लगा जो उस गलियारे के लिए अनुकूल नहीं थी जहां कई लोग हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या करूं? मैंने हैरानी से पूछा। इस तरफ से खतरा टल चुका था, वरना गोलियों की बौछार में फंस जाता। चूंकि कोई खतरा नहीं था इसलिए मैं सुरक्षित था। देखा, जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं उनकी तरफ जाने वाले दरवाजे से तुम पहले अंदर नहीं जाओगे, चेन जी हान ने मुझे एक तरफ खींचते हुए कहा और बाकी टीम को पहले अंदर जाने दिया। ये सोचकर मुझे हल्की सी हंसी आ गई। मुझे पूरा यकीन है कि मैं हमेशा ऐसे लोगों से घिरा रहता हूँ जो मुझे मारना चाहते हैं। मैंने यह बात स्वीकार करते हुए सिर हिलाया और उन पुरुषों और महिलाओं की ओर इशारा किया जो मेरे आग के घेरे में खड़े उस बेचारे को ढूंढने के लिए गलियारे में दौड़ रहे थे। चेन जी हान ने बस हल्की सी नाराजगी भरी आवाज निकाली, लेकिन मेरी बात का खंडन नहीं किया। मुझे पूरा यकीन था कि रेड ड्रैगन सिंडिकेट में गुंडे के तौर पर काम करते हुए वह मेरी बात समझ गया होगा। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें या अपने आसपास के लोगों से कितने भी अच्छे संबंध रखें, कभी भी अचानक धोखा मिलने का खतरा हमेशा बना रहता है। फिर ऐसा मत करना, उसने मुझे घूरते हुए कहा। उसकी तर्जनी उंगली मेरी नाक से कुछ ही इंच दूर थी। मैंने मजाक में उसे चिढ़ाया, लेकिन उसने इतनी तेजी से अपनी उंगली हटा ली कि मुझे पता भी नहीं चला कि उसने मेरी गर्दन के पीछे हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं हिल नहीं पा रही थी, मैं संघर्ष भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई खास कोशिश की हो। मेरी सांसें अटक गई थी। मैं अपने सामने खड़े उस विशालकाय आदमी को देख रही थी। वह एक ऐसे आपराधिक संगठन का खूंखार गुंडा था जो किसी की गर्दन तोड़ने या सिर के पीछे से गोली मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। वह आदमी मुझसे लगभग 1.5 फुट लंबा था, और उसके भारी भरकम शरीर के सामने मैं किसी बाघ के चंगुल में फंसी बिल्ली के बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके हाथों, उंगलियों और गर्दन पर बने टैटू, जो मुझे दिखाई दे रहे थे, मानो ऊर्जा से स्पंदित हो रहे हों, मुझे अपनी ओर खींच रहे हों, मेरे स्पर्श के लिए तरस रहे हों। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे जरा भी डर नहीं लगा। यह आदमी मेरा रक्षक था, मेरा अंधकार का योद्धा जो मुझे दुनिया से बचाने के लिए तैयार था। भला मैं उससे कैसे डर सकती थी? दरअसल उनका संपूर्ण अस्तित्व मुझे अपनी ओर खींच रहा था, जिससे मेरे मन में उनकी आत्मा को आत्मसात करने की इच्छा जागृत हो रही थी ताकि उनका एक अंश हमेशा मेरे भीतर मौजूद रहे। उसने मेरी आंखों में घूर कर देखा। उसके चेहरे पर कठोर भाव थे, लेकिन इससे मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मेरे चेहरे या आंखों में जो भी भाव उसने देखा, उससे उसने मेरी गर्दन को और भी कसकर पकड़ लिया, लेकिन मैं बस मुस्कुराई। धीरे धीरे उस आदमी के करीब झुकते हुए, जिसने मुझे मोहित कर लिया था, मैं अपने पंजों पर खड़ी हो गई और उसके दाहिने गाल को चाट लिया। मैंने उसके कान में फुसफुसाया और वापस जमीन पर बैठ गई। मैंने उस आदमी की ओर देखा। मेरी गर्दन पूरी तरह से खुली हुई थी क्योंकि उसे देखने के लिए मुझे अपना सिर पूरी तरह पीछे झुकाना पड़ा था। मेरे बोलते ही उसकी पकड़ मुझ पर फिर से कस गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरता रहा। अब उसकी बारी थी कि वह नीचे झुककर सीधे मेरे चेहरे को देखे। एक झटके में, शिकारी की तरह, उसने मेरी खुली गर्दन को पकड़ लिया और बेरहमी से अपने दांत मेरी त्वचा में गड़ा दिए। मैं हैरानी से हौंफ उठी। दर्द और सुख के बीच की एक अजीब सी अनुभूति हुई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे जो करना था करने दिया, जैसे कि वह मेरे आत्मसमर्पण का ही इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मैंने विरोध में एक हल्की सी आह भरी, उसने अपना मुंह मेरे गले से हटा लिया। उसने अपनी जीभ चपटी की और उसे उस जगह पर फेरा जहां उसने अभी अभी काटा था। वह अपनी विशाल ऊंचाई पर खड़ा होकर गुर्राया, उसका हाथ मेरी गर्दन के पीछे से हटे बिना। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए।
तुम्हारा, मैंने सहमति जताई। उससे नजरें हटाना मेरे लिए मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो हम दोनों ही अपनी एक अलग दुनिया में खो गए हों। मुझे अभी भी अपनी गर्दन पर उसके काटने का दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने अपना बायां हाथ उस जगह को ढकने के लिए उठाया। तुम्हारा, मैंने फिर कहा, इस बार एक बयान और एक वादा दोनों करते हुए। तुम्हारा, उसने जवाब में कहा। इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी जिससे वह 10 साल छोटा लग रहा था। उसके शब्दों और मुझसे किए गए वादे से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर तुम दोनों का काम हो गया, तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। झो हुई फैन ने फर्श के बीच में एक खुले दरवाजे के सामने अपनी बंदूक उठाए खड़े होकर चिल्लाया। कुछ लोगों को सचमुच एक लाइट बल्ब बनना पसंद होता है, मैंने बड़बड़ाया जब चेन ज़ीहान ने मेरी गर्दन को धीरे से छोड़ते हुए मेरी बातों पर हल्की सी हंसी दी। हम इसे बाद में जारी रख सकते हैं, राजकुमारी, उसने मुझे दिलासा देते हुए कहा और उसका हाथ मेरी बांह पर फिसलकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे होठों तक ले जाकर उसने मेरी उंगलियों के जोड़ों पर बेहद कोमल और प्यार से चुंबन किया। हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। उसकी बात सही थी, इसलिए मैंने हल्की सी आह भरी, लेकिन बीच में टोकने से मुझे थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। मैंने उसे पहली बार इस तरह देखा था और मैं उसे और देखना चाहती थी। लेकिन मेरे समझदार मन ने माना कि ऑपरेशन के बीच में उसकी बाहों में खो जाने का ये सही समय नहीं था। फिर भी मुझे उसकी बाहों से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब भी हंसते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा और मुझे हॉल से होते हुए उस जगह ले गए जहां हमारी बाकी टीम इंतजार कर रही थी। मैं सीधे झो हुई फैन के पास गई, उसे घूर कर देखा और फिर सामने वाली इमारत में देखने लगी। माफ करना, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में ज़रा भी माफ़ी का भाव नहीं था। मैंने गुस्से में बस हल्की सी आवाज़ निकाली, क्योंकि मैं अभी भी इतनी चिड़चिड़ी थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने उसे दबी आवाज़ में हंसते सुना और मैंने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। खुले दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मुझे वह वजह समझ आ गई कि कोई भी आदमी अंदर क्यों नहीं जा रहा था। लिविंग रूम के बीचों बीच लकड़ी के फर्श से छत तक फैली गुलाबी लपटों के कम से कम 9 घूमते हुए स्तंभ खड़े थे। यह नज़ारा देखकर मेरी भौहें तन गईं। जाहिर है, मुझे अपनी +1 रणनीति पर फिर से विचार करना होगा और उसे +8 में बदलना होगा, और इसमें उन लोगों की संख्या भी शामिल नहीं थी जो सीढ़ियों में हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी एक टीम अभी भी सीढ़ियों पर है ना? मैंने सामने की लपटों से अपनी निगाहें हटाए बिना पूछा। हाँ, वांग चाओ ने पुष्टि करते हुए मेरे पीछे आकर मेरी कमर में हाथ लपेट लिया और मुझे अपने सामने कसकर खींच लिया। मैंने गुनगुनाते हुए जवाब दिया और उस आदमी से टिक गई। तो क्या कोई इस अजीबोगरीब टोली का नेता होने का दावा करेगा या हम बस लोगों को मारना शुरू कर देंगे? वैसे भी मुझे कोई खास परवाह नहीं है, मैंने वांग चाओ के साथ होने के एहसास का आनंद लेते हुए कहा। मैं खम्भों में से एक से आवाज़ आई। मैंने हाथ हिलाकर लौ को इतना कम कर दिया कि उसका चेहरा दिखाई देने लगा, लेकिन इतना नहीं कि उसे ये लगे कि कोशिश करने पर वह भाग सकता है। मुझे अपने पीछे खड़े व्यक्ति के अचानक सख्त हो जाने का एहसास हुआ और मैंने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ली यिमिंग, मेरे पीछे से एक गहरी आवाज़ आई। अब सख्त होने की बारी मेरी थी। जनरल, उसने हिचकिचाते हुए पूछा, मानो वह वांग चाओ को पहचानता ही न हो। वांग चाओ ने गुनगुनाते हुए सिर हिलाकर अपनी पहचान की पुष्टि की। अरे यार! मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।